पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? व्हाट आई पर्सनली फील दैट इज गूगल, दैट इज यूट्यूब। क्या गूगल कोई ब्रांड एम्बेसडर है? नहीं। उन्होंने किसी सेलिब्रिटी से मार्केटिंग नहीं कराई अपनी। शुरू में हर स्पॉन्सर बदतमीज होता है। अच्छा। इवेंट मैनेजर के प्रति हर स्पॉन्सर ऐसी ऐसी बातें करता है कोई मतलब ही नहीं होता है। ओके, तो इनिशियल स्टेज पे अगर हम यूथ की बात करें जो इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो वो इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए? एक शेर लिखा था एक शायर ने कि हमसे मत पूछो हमारे हमदम का नाम, इसमें कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। कॉलेज में मेरा एक कॉन्सेप्ट था दैट आप खुद की भी शोज करा सकते हो। इफ यू आर गुड इन दिस, आप एज अ मैनेजर बन जाओ, एज ऑर्गेनाइजर बन जाओ। तो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ एज ऑर्गेनाइजर का स्वाद चखा कि यार ऑर्गेनाइजर जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो पार्टिसिपेंट होता है वो स्टूडेंट ही होता है। बड़े नेम पर जाने से बेटर आपको हमेशा उस चीज पे फोकस करना चाहिए जो आपके ब्रांड को आगे जाकर के हेल्प करे। कि लेजेंड्स क्लब का मोटिव ही था कि हमारा काम है आपको सेलिब्रिटी बनाना। हम नहीं चाहते आप सेलिब्रिटी के साथ जाओ, 4 फोटो खिंचा के चले आओ, उसका तो फोटो आपके किसी काम के नहीं। आज के डेट्स में कई ऐसे मॉडल्स हैं जो लेजेंड्स क्लब से निकले हैं एंड पर मंथ काफी अच्छी इनकम कर रहे हैं। लोग जनरली जो सक्सेस मिलती है वो मुझे ऊपर वाले की कृपा थी, क्या था, मुझे बहुत सही एज में मिल गई। और उस समय था कि कॉलर ट्यून्स वगैरह लगाने का था। मैं जान करके कॉलर ट्यून लगाता था कुछ 70s से 80s के टाइम का सॉन्ग कि लग जा गले, कि फिर ये हती रात हो ना हो। प्रज्ञा पांडे से जब मैं फर्स्ट टाइम मुलाकात करी थी मुझे वो स्पार्क दिखा था दैट शी कैन डू। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि कई लोगों ने मुझको कहा दैट आप उसको सपोर्ट ना करें। मेरे एक ब्रांड था, बहुत अच्छे बड़े ब्रांड से बात हुई, मैंने वो एक शो था उसमें सेलिब्रिटी थे, मैंने उनको बताया तो कहते हैं ये सेलिब्रिटी कितना पेमेंट लेता है, इतने पेमेंट में तो आराम से मैं घर पे नाच के चला जाएगा। नमस्कार, अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के एक और नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है मनीष राज जी जो लेजेंड्स क्लब के फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले शुक्रिया अनटोल्ड लाइफ स्टोरी का कि उन्होंने इस बेहतरीन मंच पे मुझे आमंत्रित किया। बहुत समय से किसी पॉडकास्ट के में जाने की इच्छा थी। कुछ पॉडकास्ट के हमारे पास ऑफर्स भी आए एंड इससे पहले हमने भी हमारी टीम ने भी बहुत अप्रोच किया पॉडकास्ट को, बट कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जो कि जेन्युइन हो और जो एक्चुअल पॉइंट्स पे बात कर पाए। कानपुर में मुझे बहुत से पॉडकास्ट मिले, बट जब मैंने इस पेज को देखा एंड आई गॉट द रियल सिनेरियो, सो आई सेड यस वी कैन गो विद इट। ओके, थैंक यू फॉर अप्रोचिंग अस। Yes. तो मेरा पहला सवाल आपसे इस विषय पे है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और अभी आप एक इवेंट मैनेजर हैं, तो वाज इट रियली इजी टू स्विच फ्रॉम इंजीनियरिंग टू इवेंट मैनेजमेंट? बिकॉज बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है। आपने इंजीनियरिंग में भी काफी पैसा इन्वेस्ट किया होगा, फिर आप इवेंट मैनेजमेंट में आपने स्विच कर लिया, तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस? सबसे पहले मैं इसमें अपनी एजुकेशनल जो जर्नी रही है उसको बताऊंगा जी। एंड उससे आप समझोगे किस तरीके से ये कितना कठिन विषय था मेरे लिए जी। और कितना आसान था। मेरा 12th जो हुआ है वो 2015 की ड्यूरेशन में हुआ है। ओके। एंड 92.2% यूपी वोट आई गॉट एंड उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। बाकायदा लैपटॉप वगैरह दिया गया, घर वाले बहुत कुछ, घर में इंजीनियर आ गया। सो एक जो मुहिम थी मुझे इंजीनियर बनाने की वहां शुरू हुई थी। ओके। स्टार्टिंग टाइम में मेरा कहीं से गोल नहीं था दैट मुझको इंजीनियरिंग करनी है। मेरा पर्सनल गोल था दैट आई वांट टू डू समथिंग फ्रॉम डीयू। मेरे डीयू बहुत अपील करता था क्योंकि आईआईटी का केस समय घर में बहुत था, बट पर्सनली मुझे कभी इतना वो नहीं था। मुझे लगता था कि दैट मैं कोई मशीन से उनको देख के बहुत ज्यादा फैंटेसाइज हो रहा हूँ, ऐसा कुछ मुझे इतना फीलिंग नहीं आती थी वहां पर। इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी वो फील्ड आपके लिए। तो हुआ ये दैट कि बट घर वालों का था पॉइंट कि इस पे ही आपको फोकस करना है। सो मैंने फिर 1 साल का ड्रॉप लिया एंड मैंने उस ड्यूरेशन में बीटेक की प्रिपरेशन करी एंड आईआईटी मेंस नॉट एडवांस, तो मेंस मेरा क्लियर हुआ एंड उस ड्यूरेशन में हुआ एंड मुझे कुछ एनआईटीज के भी कॉलेज के ऑफर है, बट मुझे सीएस ऑफर नहीं हुई। सो डेस्टिनी वहाँ पे भी मुझे एक्चुअली कानपुर से बाहर जाके कुछ करनी थी पढ़ाई, समझ लीजिए। तो वो नहीं जा पाए फिर से। सो कहाँ रहे, तो फिर पीएसआईटी में ही मैंने बीटेक किया एंड मुझे कंप्यूटर साइंस फिर वहाँ पे चूज करना था, वो किया। जिस ड्यूरेशन में मैंने बीटेक किया उस ड्यूरेशन पे अप्रॉक्स जो मान के चलिए 2 साल तक, फर्स्ट ईयर में तो आप सब कुछ पढ़ते हो, सेकेंड ईयर में प्रॉपर कंप्यूटर्स आ गया एज अ सब्जेक्ट। तो उस ड्यूरेशन समझ में आया कि कंप्यूटर्स में जो सोचा था वो वैसा नहीं है। कुछ आप सोचते कुछ हो, चीजें कुछ और निकल के आती। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने सीएस से? सीएस में मेरा एक्सपेक्टेशन था कि लाइक जैसे हम लोग देखते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, वो चलाने बहुत अच्छे लगते हैं एज अ यूजर प्रोस्पेक्टिव, बट एज अ डेवलपर प्रोस्पेक्टिव आप जब लैंग्वेज में आते हो, जावा में आते हो, पाइथन में आते हो
एंड बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटीज होती हैं उसमें आप जाते हो, वो बहुत अलग होती है। सो एज अ प्रोफेशन मुझे कभी उसने बहुत ज्यादा अपील नहीं किया वहां पर। ओके। सो आई पर्सनली बिलीव कि जिस चीज में आपका मन लगा आप वो करो। तो मुझे लगता था कि मुझे ऐसा लगता था, आई डोंट नो सच था कि नहीं या आज भी सच है कि नहीं, मैं ठीक ठाक दिखता हूँ, मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने कॉलेज में हमारे यहाँ फेस्ट होता था, उसमें अप्लाई किया ओके। एंड एट दैट टाइम मेरा वेट 42 था। सो मैं अंडर वेट कैटेगरी में आया, मुझे निकाल दिया गया वहां से। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो उस ड्यूरेशन पे मैंने फिर लोकली जो था कॉलेज में, मेरा एक कॉन्सेप्ट था दैट आप खुद के भी शोज करा सकते हो। इफ यू आर गुड इन दिस, आप एज अ मैनेजर बन जाओ, एज ऑर्गेनाइजर बन जाओ। तो फर्स्ट टाइम मैंने वहां था ऑर्गेनाइजर का स्वाद चखा कि यार ऑर्गेनाइजर जो होता है। सो इट वाज नेवर लाइक दैट कि मैंने बीटेक से स्विच करके ऑर्गेनाइजर बना, पैरेलली लेके चला मैं उस जर्नी को, एंड आफ्टर दैट आई गॉट सक्सेस देयर एंड थिंग्स वर गुड। दैट्स ग्रेट एंड सच एन इंस्पिरेशनल जर्नी। तो आपको कभी आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि मतलब एक होता है ना कि इंजीनियरिंग के अब इसमें जा रहे हो, एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी। या आई गॉट योर पॉइंट। आपने 3 इडियट्स देखी? हाँ उसमें फरहान का कैरेक्टर देखा है? हाँ उसके फादर होते हैं, जी ठीक है, वो कहता है अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, आखिर मान जाते हैं। जी। मुझे पता मेरे अब्बा नहीं मानेंगे। मैंने इसलिए कभी अपने अब्बा को बताया भी नहीं कि मैं इसमें जा रहा हूँ। उन्हें पहली बार पता चला जब उन्होंने अखबार में देखा। उन्होंने अखबार में देखा, मैं अपने शो में कोई मीडिया नहीं बुलाता था ड्यूरेशन पे। मीडिया वाले बहुत कहते थे कि आप इधर आइए, ये हम ये कराएंगे, ऐसे पब्लिसिटी करेंगे। मैं कहता पब्लिसिटी कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा। तो ये पूरी सिनेरियोस थे मेरे उस ड्यूरेशन पे। तो मेरे पापा को पहली बार पता चला कि कुछ कुछ तो कर रहा है। उनको बट ये नहीं पता था, बट उन्होंने मम्मी से कहा कि क्या कर रहा है यार, इसको थोड़ा सा बोलो, इंजीनियरिंग में पैसा लगा रहे हैं। एंड उस ड्यूरेशन पे पैसे का पॉइंट ये था कि मेरे पास स्कॉलरशिप आती थी सरकार से, तो वो भी इतना पॉइंट नहीं था कि यार, बट ये था उनका कि यार कुछ बन जाए, अच्छा बने एंड स्टेबल लाइफ आए। ओके। और मेरे को बीटेक में जॉब भी मिली। मैंने बीटेक जब अपना 4 इयर्स कंप्लीट किए तो मेरे को जॉब मिली। आई गॉट द जॉब इन टीसीएस। मैं जॉब करी भी, बट डेस्टिनी को मेरे लिटरली मंजूर था कि मैं इवेंट की फील्ड में आऊँ, मॉडलिंग फील्ड में आऊँ, ग्लैमर फील्ड में आऊँ। जिस ड्यूरेशन में जॉब मिली उस ड्यूरेशन में कोविड लग गया, सब कुछ लॉकडाउन में चला गया, जॉब्स वगैरह डिले हो गई। फिर 9 to 10 मंथ्स मेरे पास टाइम ही टाइम था कि क्या करना है। मैंने कहा ये पैशन है, इसको प्लान करते हैं। हमने घर से वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करनी शुरू करी एंड हमें फिर पता चला एक्चुअली जो गैप है वो कहाँ है, मॉडल्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड डिजाइनर्स एंड मेकअप आर्टिस्ट के बीच में। तो जो वॉइड था हमने उसको फिल किया, तो वहां से हमारी जर्नी अच्छी से शुरू हुई। अच्छा, आप जिस फील्ड में है वो एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, जितनी क्रिएटिविटी होगी उतना ही सब कुछ अच्छा रहेगा। तो बहुत बार क्रिएटिव डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं सबके बीच में, तो उसके बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए? डिफरेंसेस बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज में होते हैं। आज की तारीख में क्या है, मुझे सच बताऊं, मुझे वो लोग पसंद है जो अपनी राय बहुत खुल के रखते हैं। आज की तारीख में कोई भी बंदा जैसे आता है तो मैं कुछ बोलता हूँ मान लेता है। मुझे चीज नहीं पसंद है, अगर मान के चलिए मैंने कोई चीज बोली, उन्होंने तो मैंने बोला, उसने कहा कि सर इसको इस तरीके से करते हैं, मैंने बोला नहीं ये तरीका ज्यादा अच्छा है, वो अपनी बात को मानने गए, हाँ सर आपने बोला बिल्कुल सही होगा। जबकि मुझे चाहिए कि कोई बंदा नया कुछ लेके आए, एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज ट्राई टू गिव अ चांस टू द न्यू बडीज, बिकॉज दे हैव सम न्यू माइंडसेट, दे वुड हैव समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव। एंड मैं आप बात करता हूँ अगर इस बारे में, तो हमने सबसे पहले अपनी कंपनी शुरू करी थी, तो सबसे पहले इनोवेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मॉडलिंग को लेकर के हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम इसको कितना सस्ता कर पाए। मैं अगर आपको बताऊं 2017 की बात है, कानपुर में कोई कंपनीज थी, मैं नाम नहीं लूंगा उसके, वो कम से कम 20,000 से शुरुआत करती थी मॉडलिंग की। अच्छा। आज की तारीख में 2,000 पे रेट है, एंड दैट इज ड्यू टू लेजेंड्स क्लब, क्योंकि हमने सारी फीसें हटा दी। उनके पास जो बच्चे थे वो सब गायब हो गए थे, इधर पे आने लगे, तो उनको मजबूरी में फीस हटानी पड़ी। एंड ये जेन्युइन फीस है, आप 1,000 रुपीज 1,500 रुपीज फीस रखिए, दैट इज अ जेन्युइन फीस। आप मोटा मोटा मार्जिन 2,000 कर लीजिए, 20,000 इज द वे अहेड। और वो सोचिए आज की तारीख में जब आपका जो मोनेटाइजेशन है, डिमोनेटाइजेशन है, जीएसटी है, इतनी चीजें आ चुकी, उसके बाद ये पेमेंट इतना है, तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को वहां पे मौका दिया जाना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि स्टूडेंट्स इतना अमाउंट नहीं Right. अफोर्ड कर सकते हैं, 20,000 90,000। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो पार्टिसिपेंट होता है वो स्टूडेंट ही होता है। आप ये मान के चलिए, जो लड़की जिसको फ्यूचर में सपना है उसको हीरोइन बनना है या फिर सुपर मॉडल बनना है, उसकी 16-17 के आसपास उसका सपना शुरू होता है, सो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। एग्जैक्टली। ग्लैमर की दुनिया बहुत ही फैंटासाइजिंग दिखती है, बहुत ग्लैमरस दिखती है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक फेयर साइड होती है और एक डार्क साइड होती है।
तो इस इंडस्ट्री की डार्क साइड क्या है, लाइक कास्टिंग काउच और फेवरेटिज्म, तो इन सब का आपका क्या विचार है? ओके, सो आपने 2-4 टर्म्स बोले ऐसे, फेवरेटिज्म, कास्टिंग काउच। मैं सबसे पहले फेवरेटिज्म पे बात करता हूँ, ओके। क्योंकि कास्टिंग काउच मुझे पता है सब सुनने को बैठे रहते हैं। फेवरेटिज्म इज लाइक, मैं पर्सनली बताऊं तो फेवरेटिज्म को जिस तरीके से बताया गया समाज में वैसा हिस्सा नहीं है वो। ओके। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए हमारे पास 3 कैंडिडेट है। ओके। उसमें एक कैंडिडेट है जो कि बाय लुक्स एंड बाय टैलेंट, बाय इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बट वो शौक में कर रहा है मॉडलिंग। एक कैंडिडेट हमारे पास जो है, जो बाय लुक्स एंड बाय टैलेंट इतना नहीं, लेकिन उसके अंदर जुनून पूरा है कि भाई उसको करियर मॉडलिंग में ही बनाना है। एक तीसरा स्टूडेंट है, उसको करियर मॉडलिंग बनाना है, उसके पास वो एकदम ही इसके जो क्वालिटीज एंड स्किल्स हैं वो एकदम ही लो है। सो मेरे अगर देखा जाए जो फर्स्ट बंदा है उसके पास सारी क्वालिटीज हैं, सारे स्किल्स हैं, तो उसको मिलनी चाहिए वो चीजें, बट उसके लिए वो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। वहां पे सेकंड बंदे के लिए वो चीज रिक्वायरमेंट है। तो अगर यहाँ पे फेवरेटिज्म किया जाएगा तो सेकंड बंदा जो है वो आगे अच्छा कर सकता है। एंड एक बहुत ही अच्छी बात कही जाती है, टैलेंट बिना हार्डवर्क के कोई वैल्यू नहीं रखता है। अगर आप टैलेंटेड हो, आप उसको सही डायरेक्शन में सही अप्रोच के साथ काम करोगे, हार्डवर्क करोगे, तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा अचीव करोगे। सो आई पर्सनली बिलीव फेवरेटिज्म इतना बुरा चीज नहीं है, कुछ कुछ चीजों में फेवरेटिज्म करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मॉडलिंग वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कास्टिंग काउच को लेकर के। आपने, मुझे नहीं पता कितने मॉडल से आज तक बात करी है, एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप जितने मॉडल से बात करिएगा वो बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज कास्टिंग काउच बहुत होता है, मैंने नहीं किया लेकिन उसने किया था, मैं तो बहुत सीधी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, वो हमेशा ऐसे बोलेंगे। एक हम लोग जब शोज करते हैं या फिर उसमें इंटरव्यू सेशंस होते हैं, एक बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं ज्योति सिंह, बहुत ही बड़ा नेम है, और इस समय तो शायद वो रिटायर हो चुकी हैं। तो एक बार उनसे बात चल रही थी कि मैम व्हाट डू यू थिंक दैट कॉम्प्रोमाइज इज राइट, रॉन्ग और समथिंग। और जनरली जब भी इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं तो मॉडल से जो क्वेश्चन गारंटेड होता है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं 2 मिनट में बता सकती हूँ इस लड़की ने कॉम्प्रोमाइज किया है या नहीं किया है। सेकेंड थिंग, मैं ये बता सकती हूँ कि इसका आंसर कितना जेन्युइन है। बट फिर भी ये क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि मुझे इसकी माइंडसेट पता चले। उनका सीधा एग्जांपल था कि यार अगर कोई लड़की है, वो नई लड़की है, उसको सलमान खान या शाहरुख खान के साथ इतने बड़े लेवल पे काम करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेगी कॉम्प्रोमाइज। वो किसी को बताएगी नहीं, कुछ नहीं करेगी, अपने घर वालों को छुपा के करेगी, कॉम्प्रोमाइज करेगी। सेकेंड थिंग, व्हेन वी से कास्टिंग काउच जनरली जो डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, उनको इसमें ऑर्गेनाइजर्स हो गए, उनको कहा जाता है कि ये करते हैं, बट एक्चुअली 99% मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑफर्स मॉडल के साइट से सामने से रखे जाते हैं कि आप हमको ये चीज प्रोवाइड करिए, इसके एवज में आपको कास्टिंग काउच करना आप करिए, एक नहीं 10 बार करिए, ये सामने से ऑफर्स होते हैं। एंड उसके बाद फिर सामने वाले की मर्जी है वो क्या कर पाता है क्या नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, इन सब चीजों पे कई क्वेश्चंस जो होते हैं वहां पर बात आकर के टिकती है। बट कॉम्प्रोमाइज इज नॉट ऑलवेज आस्क्ड बाय ऑर्गेनाइजर और डायरेक्टर और समवन, बिकॉज आप ये सोचो ना कि यार ऑर्गेनाइजर के पास 50 लोग, वो सबके आगे थोड़ी पूछेगा तुम करोगे तुम करोगे तुम करोगे, वो नहीं पूछ सकता ये चीज। उसकी खुद की वैल्यू उससे एड ऑन होती है। मॉडल के पास कोई वैल्यू नहीं होती उस ड्यूरेशन पे, उसको अपनी प्रोफाइल बनानी है, वो खुद आकर के किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हो सकता है पूछे, या खुद डायरेक्टली बात करके वो पूछे, ओवर इन्वॉल्व होकर पूछे। मैं आज तक किसी ऐसे ऑर्गेनाइजर को नहीं जानता हूँ जो अपनी अगर लिमिट्स क्रॉस कर रहा हो और मॉडल्स को एक बार भी रोक दिया, स्ट्रिक्टली बोल दो उसका तो दोबारा पूछे, कभी नहीं हो सकता। वो दलाल होगा, ही कैन बी लाइक ब्रोकर, जो ऐसे क्वेश्चन तब भी बार बार चेप हो जाएगा। बट कभी जो जिस इंसान की खुद की वैल्यू इतनी होती है, इंसान की वर्थ इतनी होती है, वो कभी ऐसे काम नहीं करता। ओके, तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हों, अपनी अपनी चॉइस होती है। देखिए हर इंसान अपनी स्टोरी में हीरो है। आप किसमें सही बता रहा हूँ, आप किसी भी मॉडल से पूछोगे वो यही बोलेगा कि मुझे ऑफर आया था। आपको एक चीज और मैं कहानी बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का नेम नहीं बताऊंगा, बट हुआ यह था कि एक ऑर्गेनाइजर साहब थे, उनके बारे में बोला गया दैट ये जो है, एक लड़की ने बताया ये तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और उनकी 10 लड़कियां साथ में थी, हाँ ये ऐसा करते हैं।
उन 10 लड़कियों के ग्रुप में से 8 लड़कियां उस ऑर्गेनाइजर के शो में थी। ओके। अब आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? इट मीन्स दैट उन्होंने वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया है। जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मौके की नजाकत है, वक्त का तकाजा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मॉडलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सभी को आगे बढ़ना है और सबको उसकी पीक पे पहुंचना है। तो क्या किसी का पैशन या जुनून उसको ये करवाने पे मजबूर कर सकता है? आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा कि आपने कहा मॉडलिंग फील्ड में ऐसा है, एक से मॉडलिंग हाँ, फील्ड मतलब नहीं, हर फील्ड में ऐसा है, जी। हर व्यक्ति आगे जाना चाहता है। ओके। ठीक है। व्हेन वी से मॉडलिंग, मॉडलिंग में कई चीजें कही जाती है, बहुत एम्फसाइज करके कही जाती है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं आपको, आप कॉम्प्रोमाइज की बात करो, वन नाइट स्टैंड की बात करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे सेफ जॉब गर्ल्स के लिए क्या होती है? गवर्नमेंट जॉब। आप, एक टीचिंग स्टाफ था, ये यूपी के ही एरिया की बात है, मैं वही बता रहा हूँ। वो अब होता है ना कि थोड़े थोड़े समय में, सॉरी बैंक स्टाफ था, या थोड़े थोड़े समय में ट्रांसफर होता है बैंक्स में, राइट। वो बैंक स्टाफ का काफी टाइम से ट्रांसफर नहीं हो रहा था। ऊपर के अधिकारी को नजर पड़ी कि आज तो एक ही जोन में पिछले 17-18 साल से पड़ी हुई है, क्यों नहीं इनका ट्रांसफर हो। इंक्वायरी बैठी, इंक्वायरी जब थोड़ी चूड़ियां कसी गई, तब पता चला कि ये तो इनके साथ जो थी फिजिकल कॉम्प्रोमाइजेस में थी। ओके। तो अब आप ये सोचिए, वो फिर वहां पर फिर जब पूरी परत खुली तो जीएम और मैनेजर और बहुत लोग नाम आए। अब ये सोचिए कि क्या गवर्नमेंट जॉब से सिक्योर जॉब कोई है? नहीं, समाज की नजरों में तो समाज की नजरों में बिल्कुल नहीं, लेकिन वहां पर भी ये चीज हुई। सो इट्स नेवर लाइक दिस। एंड उसके बाद आपकी होड़ की बात करी जाए, फिर मैं वही बात करता हूँ, जैसे ये वही क्वेश्चन है कि कुछ लोग गांधी जी को बहुत अच्छी नजर से देखते हैं, कुछ लोग उतना एज अ विलन के तौर पे देखते हैं देश के पॉइंट ऑफ व्यू में। मेरा मानना है कोई व्यक्ति ना प्रॉपर ब्लैक कैरेक्टर होता है, प्रॉपर व्हाइट कैरेक्टर होता है, देयर इज ऑलवेज अ ग्रे कैरेक्टर। जो दोनों चीजें होती हैं, सब समय का एक ऐसा मोमेंटम होता है जो एक्चुअली चीजों को चेंज करता है। अगर चीजें आपके फेवर में है, हो सकता है आप चीजें हो जाए। आपको एक बताऊं, मैं एक मॉडल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिसने आई गेस बहुत से कॉम्प्रोमाइज उन सब चीजों में इन्वॉल्व रही। बट जब बात 2022 की, 2023 की है, आज की तारीख में उसके लिए सब चीजें कोई वैल्यू नहीं रखती, तो अब सब चीजें बाहर आ चुकी है। तो समय के साथ चीजें चेंज होती हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और ये बात एकदम सत्य है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो क्या ये सब चीजें सही है, ऐसा करना चाहिए? देखिए, कॉम्प्रोमाइज का सही है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? समझौता। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच भी सीज फायर हुआ, ये भी तो समझौता ही था। दो देशों के बीच में जो राजदूत होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कॉम्प्रोमाइज ही करते हैं सिचुएशन को, कॉन्फ्लिक्ट रुकता है जिससे। व्हेन वी से कॉम्प्रोमाइज, कुछ फैंसी वर्ड्स हैं, अगर मैं इसको कॉम्प्रोमाइज बोलता हूँ तो लोग उसको गलत कहते हैं। व्हेन वी से दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स, तो चीजें उसके अलग हो जाती हैं। व्हेन वी से एम्बेसडर, देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी। व्हेन वी से दलाल, लोग उसको गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, परंतु जो एक आइडियल लाइक जो मॉडलिंग की फील्ड में कहा जाता है, जो आइडियल कॉम्प्रोमाइज की डेफिनेशन है, वो ये है, ऐसी स्थिति, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिससे दोनों पक्ष मींस दोनों पार्टीज को प्रॉपर बेनिफिट हो, जिसके बाद सिचुएशन के बाद कोई भी पार्टी को ऐसा लगे वो ठगा सा महसूस करे, वो एक प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी इंक्लूड होती है। हमारी जो टीम है उन्होंने लेजेंड क्लब के बारे में काफी रिसर्च की है, और लेजेंड क्लब ने काफी लोगों को मॉडलिंग के क्षेत्र में काफी आगे तक पहुंचाया है, राइट? जी बिल्कुल। लेकिन एक नाम है जो आपसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और लोग काफी कनेक्ट करते हैं उनको आपसे, प्रज्ञा पांडे। बहुत नाम है जुड़े हुए। प्रज्ञा पांडे जी, जो अच्छा। रोडीज नहीं, आई गेस प्लेग्राउंड की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं वो, राइट। तो क्या कंट्रोवर्सी है, उनको क्यों इतना कनेक्ट किया जाता है आपसे, और आपका क्या कनेक्शन है उनसे? मुझे पता था कि मैं किसी पॉडकास्ट में जाऊंगा, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप आंसर पहले से प्रिपेयर करके आए? नहीं, प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कहो कि इसमें प्रिपरेशन का कुछ है ही नहीं। तो मतलब अनफिल्टर्ड ही है जो? हाँ, मैं अनटोल्ड लाइफ स्टोरी में हूँ, तो फिर अनफिल्टर्ड ही आंसर दूंगा और रियल आंसर दूंगा जो होगा। सबसे पहली बात, जो आपका प्रश्न है कि कई लोगों को आगे बढ़ाया, तो बिल्कुल हमने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया। इसमें मुझ पे या फिर हमारी टीम पे सबसे ज्यादा आरोप जो लगता है, कई लोगों को आगे बढ़ाने में इश्यूज नहीं है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो शायद उतना डिजर्व नहीं करते थे,
उनके साथ इशू है। तो बिल्कुल हमने उनको मेहनत कराई तब उनको आगे बढ़ाया। सेकेंड थिंग, कमिंग टू द पॉइंट, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रज्ञा पांडे। प्रज्ञा पांडे एज अ मॉडल, आपको ये बताऊं, उन्होंने एज अ मॉडल हमारे शो में जुड़ा है। अगर आप किसी भी मॉडल के बारे में बोलो कि कोई व्यक्ति को मैंने बनाया या हमारे क्लब ने बनाया, ये सही बात नहीं है। व्यक्ति की स्वयं की मेहनत होती है, वो स्वयं उसके लिए आगे अपने आप को तैयार करता है, वो प्रतिबद्ध होता है उस मेहनत करने के लिए, उस पर्टिकुलर अपने लक्ष्य के लिए, तभी वो आगे जा सकता है। मैं अगर आपको बात करूं, प्रज्ञा पांडे से जब मैं फर्स्ट टाइम मुलाकात करी थी, मुझे वो स्पार्क दिखा था दैट शी कैन डू। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि कई लोगों ने मुझको कहा दैट आप उसको सपोर्ट ना करें, ये फैक्ट रहा। कई मॉडल से आपस में जो टसल होते हैं वो रहे उनके। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना, आप अपनी लाइफ में एग्जांपल ले लीजिएगा, कई बार आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, परंतु कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आपसे दिक्कत होगी क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनको दिक्कत होती है। सो लोगों को अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरों के सुख से प्रॉब्लम होती है। बस वही कहानी थी। तो कई ऐसे कैरेक्टर्स थे, उन्होंने कहा था आप जो है क्या नाम है इधर मत करिए, इतना सपोर्ट मत दीजिए। मैंने उस ड्यूरेशन पे कहा था दैट शी इज अ कैरेक्टर जो कि फ्यूचर में क्लब को रिप्रेजेंट करेगी किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर, वो अच्छा करेगी काम, एंड शी डिड अ रिमार्केबल जॉब इन दैट प्लेग्राउंड। सीरियसली बताओ, मैं किसी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में रोडीज एंड स्प्लिट्सविला इस टाइप के शोज नहीं देखता, जबकि मुझे देखने चाहिए, परंतु मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन मैंने वो सीजन सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेस्टेंट के लिए देखा। एंड मैं आपको सही बताऊं, प्रज्ञा के लिए कई लोगों से इश्यूज रहे, कई लोगों से लड़ाई हुई, कई मॉडल से लड़ाई हुई, लेकिन उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये कैरेक्टर जो है मेहनती है, ये आगे मेहनत करेगा, ये आगे जाएगा। तो टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग पर्सन को, आपने पर्सनालिटी को आपने प्रमोट किया। बेसिकली उसमें आपके अपना बिल्कुल उसमें कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं उसको ना करने में ज्यादा फायदा था। मेरे पास सीधे सीधे जो ऑफर आए थे, आप कास्टिंग काउच करना चाहो करो, हमें आगे लेके जाओ, ऐसे ऐसे ऑफर आए थे उनके ही कुछ दोस्तों के द्वारा, जिनको इवन आप ये बताओ जिस शोज में कुछ ऐसे लोग थे, मैंने एज अ प्रज्ञा को जज के तौर पर रिकमेंड किया कई शोज में। मुझे बोला गया था दैट आप हमको भेजिए, बट मैंने कहा नहीं, कहीं ना कहीं तो हमारे बच्चे शुरुआत करेंगे। अब ये पॉडकास्टर्स का भी बहुत बड़ा इशू है, या फिर जो देखते हैं परसेप्शन है। आपने प्रज्ञा के बारे में बात करी, में एक लड़का है विशाल, उसको मैंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेकअप आर्टिस्ट है, मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया, आज तक किसी ने बात नहीं करी। लोगों को ये है कि यार मेल कैरेक्टर से फीमेल की बात पूछो, मैंने उस लड़के को सपोर्ट किया। अब वहां तो मेरा क्या ही, मैं अच्छी सोच रखता हूँ, मेरी चॉइस अच्छी है, मेरी पसंद भी जो होनी चाहिए वो है, बायोलॉजिकली वो पसंद की तरफ मैं ओरिएंटेड हूँ जो होना चाहिए। तो मैंने विशाल को भी वहां सपोर्ट किया। एंड मेकअप का भी सेमिनार था हमारा, 25 मई को एक शो हुआ था। सेमिनार के मेरे पास कम से कम 50,000 60,000 रुपए तक के ऑफर्स थे। हमने फ्री सेमिनार दिया वो पैसा छोड़ करके। क्यों? क्योंकि हमें ये पता था कि ये लड़का आगे कुछ करेगा, उसका मेकअप बहुत अच्छा है, वो आगे कुछ करेगा। तो जिस इंसान के साथ मुझे उम्मीद लगती है कुछ करेगा, ये आगे कुछ बढ़िया कर सकता है, इसके अंदर वो स्पार्क है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। अब उसमें कई बार लोग हमको गलत निगाहों से देख लेते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। तो प्रज्ञा पांडे जी को हम क्या कंसिडर करें? वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी दोस्त है, क्या रिश्ता है आपका उनसे? एक शेर लिखा था एक शायर ने कि हमसे मत पूछो हमारे हमदम का नाम, इसमें कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। तो एक दोस्त के तौर पे मैं देखता हूँ, और मुझे उम्मीद है वो भी हमें एक दोस्त के तौर पे देखते हैं, और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हम शेयर करते हैं। मैं आपको ये बताऊं, आपके लाइफ में कई कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आप डेली बात करते होंगे, लेकिन तब भी आपकी उनसे वो कनेक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आप शायद सालों साल बात तक करो, लेकिन जब उनसे बात करते हो तो बड़ा अपनत्व की भावना आती है। तो प्रज्ञा के साथ मेरा रिश्ता वही है कि हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं होती। मतलब मैं कभी गुड़गांव में बिजी रहा या फिर नोएडा में बिजी रहा, वो कभी मुंबई में रही, बैंगलोर में रही, बट जब भी कभी बात हुई हम लोग बहुत कम ही ऐसा हो पाता है कि एक सेम प्लेस पर हो, जैसे गुड़गांव में मैं हूँ या गुड़गांव में वो हो, तो बहुत कम हो पाता है। लेकिन जब भी होता है मुलाकात करते हैं, एक अपने अपन की भावना आती है, लगता है कि यार इस व्यक्ति के साथ बात करके अच्छा लग रहा है। तो हाँ, दोस्त के तौर पर हमारे और उनका रिश्ता बहुत ही प्रगाढ़ है, सुदृढ़ है। बस तो कंट्रोवर्सीज में तो आप घिरे ही रहते होंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपको इतने साल हो गए एक सक्सेसफुल करियर बनाने में ग्लैमर इंडस्ट्री में, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी से
आपको अट्रैक्शन हुई हो, या कोई आपकी गर्लफ्रेंड रही हो, या फिर हो अभी प्रेजेंट टाइम में, या फिर कोई आपकी क्रश? यार देखो, अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ उसका तो मैं क्लियर हूँ, कोई नहीं है, ठीक है। ओके। तो कैमरा से मैं बताना चाहूंगा, किसी को यदि लगता है कि एप्लीकेशन देनी चाहिए तो खाली है पोस्ट पूरी तरीके से। और उसके बाद पास्ट की बात करूं, सो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं इसको इसलिए कहूंगा कि लोग जनरली जो सक्सेस मिलती है वो मुझे ऊपर वाले की कृपा थी, क्या था, मुझे बहुत सही एज में मिल गई। मतलब 18-20 साल तक मेरा करियर वो था जो लोग उम्मीद करते हैं, लोगों को जो चाहिए होता, मेरा करियर वहां तक पहुंच चुका था जब मैं 18 साल के आसपास का था। उस ड्यूरेशन में हार्मोन्स अपने पीक पर भी थे मेरे भी, तो थोड़ा सा हाँ कुछ किस्से कहानियां रही वहां पर, परंतु वो था कि हार्ट ब्रेक्स हुए और उसके बाद चीजें बहुत ही नॉर्मल हो गई। तो उसके बाद समझ में आया कि यार लाइफ में करियर ही सब कुछ है, ये प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है। और वहां से हार्ट ब्रेक ने, और ये भी अच्छी चीज है कि हार्ट ब्रेक मेरा सही टाइम पे हुआ, बहुत ज्यादा लेट नहीं गया। तो आपके हार्ट ब्रेक्स ने आपको मोटिवेट किया आगे बढ़ने में? हाँ डेफिनेटली भाई, मैं तो कहता हूँ हार्ट ब्रेक बहुत ही मोटिवेट करता है। एक बात कही जाती है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं हमेशा इसको दूसरे नजर देखता हूँ कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर एक असफल आदमी के पीछे कई औरतों का हाथ होता है। तो मैं असफल नहीं हुआ, ठीक है, औरतें बहुत थी जिन्होंने असफल करने का भी प्रयास किया, कह सकते हो आप, परंतु हाँ आज सफलता के कगार में किस तरीके से आ गए और चल रहा है बढ़िया। तो मनीष जी, आपने काफी कम उम्र में इतना अच्छा करियर बनाया है इवेंट मैनेजमेंट में। लोग ऐसा 32-30 साल की उम्र में एनविसाज करते हैं कि हाँ इस एज में हम उस मुकाम पे होंगे। आपने काफी इनिशियली ये स्टेज हासिल की है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई न्यू कमर मार्केट में इवेंट मैनेजमेंट के डोमेन में पेनिट्रेट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? और आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट मैनेजर हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्पॉन्सर्स को आप बहुत सोफिस्टिकेटेडली डील कर पाते होंगे। तो ऐसा कोई स्पॉन्सर जिससे आपकी अनबन हुई हो, जो बहुत ही बदतमीज लगा हो, जिसकी बात अनफेयर लगी हो आपको, तो वो आप प्लीज। ठीक है, सबसे पहली बात कि यूथ को मैं क्या बताऊं, वो पेनिट्रेट अगर करना चाहता है तो मेरा सिंपल सा पहला जवाब है, मैं कभी किसी को रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि वो इधर ऐसे शुरू करे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, जब मैंने शुरू किया था तब सोशल मीडिया इतना इवॉल्व नहीं हुआ था जी। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति वहां से शुरू करना चाहेगा तो शायद वो कभी इस करियर को इस मुकाम तक नहीं आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो वहां पे वो चीजें, सिचुएशन चेंज हो चुकी हैं, वो उससे आगे जा सकता है, उसके कई बिजनेस एस्पेक्ट बदल सकते हैं। तो मैं पर्सनल उसको यही रिकमेंडेशन दूंगा। सेकेंड थिंग, बिल्कुल सही बात है, आप किसी भी स्टार्टअप को प्लान करते हो, कुछ भी प्लान करते हो, उसमें आपको फंडिंग बहुत जरूरी होती है जी। मॉडलिंग शोज में मोस्ट ऑफ द टाइम जो फंडिंग जो होती है वो स्पॉन्सर्स के जरिए आती है। एंड स्पॉन्सर्स की अगर हम बात करते हैं तो शुरू में हर स्पॉन्सर बदतमीज होता है। अच्छा। इवेंट मैनेजर के प्रति हर स्पॉन्सर ऐसी ऐसी बातें करता है, कोई मतलब ही नहीं होता है। अब मैं आपको, अब ये होती डीलिंग की प्रॉपर बात, मेरा हमेशा से मानना है दैट कि आपकी डीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप बातचीत अच्छी करो। एक स्पॉन्सर है जिनसे अभी लास्ट शो में हमें बहुत अच्छा इन्होंने इन्वेस्ट किया, बट मेरे उनसे आज की तारीख में अच्छा संबंध नहीं है। उनका 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। इतना बड़ा ग्रुप है वो, पूरे ऑल ओवर इंडिया का शायद मेरे हिसाब से वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स में आता होगा, लेकिन उसके साथ आज की तारीख में उतने अच्छे संबंध नहीं रहे, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो स्पॉन्सर्स की ऑर्गेनाइजर को नहीं पसंद आती हैं, ऑर्गेनाइजर के स्पॉन्सर को नहीं पसंद आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं, और ये कुछ ब्रांड्स जो है सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैं एक्चुअली बात करूंगा, सर आपने यूथ की बात करी, मैं ब्रांड्स की या फिर जो ब्रांड्स अपने आप को जो स्टार्टअप जो अपने आप को ब्रांड बनाना चाह रहे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा जो सबसे बड़ी मॉडलिंग फील्ड में गलती क्या रहती है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं किसी स्पॉन्सर को डील करता हूँ तो दे ऑलवेज से कि आपके शो में सेलिब्रिटी कौन आ रहा है, ओके, राइट, आपके शो में बड़ा नेम कौन आ रहा है। अब मेरा आपसे सीधे प्रश्न है, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? व्हाट आई पर्सनली फील दैट इज गूगल, दैट इज यूट्यूब। क्या गूगल कोई ब्रांड एम्बेसडर है? नहीं। उन्होंने कैसी सेलिब्रिटी से मार्केटिंग नहीं कराई अपनी? क्या यूट्यूब क्या कोई ऐसा ब्रांड एम्बेसडर? नहीं। जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, जब उन्होंने कोई सेलिब्रिटी हायर नहीं किया है तो ब्रांड को एक्चुअली अपने प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट क्वालिटी पर और उसके प्रमोशन पर, इस पे फोकस करना चाहिए। सेलिब्रिटी कैन जस्ट ओनली इंडोर्स यू फॉर सम सेकंड्स, फॉर सम मिनट्स और फॉर सम आवर्स।
आप कॉन्ट्रैक्ट में अगर होता है आपका कि 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट बना, तो एक एडवर्टीजमेंट बनाता है 1 मिनट का या 1.5 मिनट का, वो पूरे साल वो पूरे 6 महीने या 7 महीने चलता रहता है। ओके। बट वो आपका प्रोडक्ट होता है, जो आपके उसके प्रोडक्ट कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो लेके जाते हैं। प्रमोशनल आपका ग्राउंड लेवल प्रमोशन बहुत जरूरी होता है, जो कि इवेंट से पॉसिबल होता है। अब जो स्टार्टअप है जो कि प्लान कर रहा है कि मुझे बहुत बड़ा ब्रांड बनना है, अगर वो सेलिब्रिटी इस पर मान लीजिए लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो लाख रुपए अगर वो एक बेसिक चीजों पर खर्च कर, फॉर एग्जाम्पल पैम्पलेट्स में, मेटा एड्स पर, गूगल एड्स पर, और क्या नाम है लाइक जैसे कोई इवेंट्स है वहाँ पे होर्डिंग्स हैं, इन पे खर्च करेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जितना मैंने समझा है अभी तक, बेसिकली अवेयरनेस फैलाना ज्यादा जरूरी है बिल्कुल, एज कम्पेयर टू एंडोर्समेंट बाय पॉपुलर बड़े नेम पर जाने से बेटर आपको हमेशा उस चीज पे फोकस करना चाहिए जो आपके ब्रांड को आगे जा करके हेल्प करे। इसलिए हमारे जो पिछले शो था, हम लोग शो से बहुत परेशान हुए थे ये क्वेश्चन को आंसर कर करके, हमने एक टैगलाइन बनाई थी, डोंट रन बिहाइंड सेलिब्रिटी, बी अ सेलिब्रिटी। तो दैट वाज अवर टैगलाइन कि लेजेंड्स क्लब का मोटिव ये था कि हमारा काम है आपको सेलिब्रिटी बनाना। हम नहीं चाहते आप सेलिब्रिटी के साथ जाओ 4 फोटो खिंचा के चले आओ, उसका तो फोटो आपके किसी काम के नहीं है। आप खुद सेलिब्रिटी बनो, आप खुद इंडोर्स करो। आज के डेट्स में कई ऐसे मॉडल्स हैं जो लेजेंड्स क्लब से निकले हैं एंड पर मंथ काफी अच्छी इनकम कर रहे हैं। सो दिस इज अवर मोटिव। ओके, तो मतलब बेसिकली अगर आपको अच्छा स्पॉन्सरशिप चाहिए तो क्या आपको बहुत बड़े सेलिब्रिटी को इनवाइट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर ब्रांड अच्छा है, जनरली ब्रांड जो माइंडसेट इशू है। मैं जितने भी बड़े ब्रांड से बात करता हूँ, ठीक, जो लिटरली बड़े ब्रांड है, वो कभी सेलिब्रिटी डिमांड करते हैं। उनको पता ब्रांड कैसे चलता है। मेरे एक ब्रांड था, बहुत अच्छे बड़े ब्रांड से बात हुई, तो मैंने एक शो था उसमें सेलिब्रिटी थे, मैंने उनको बताया तो कहते हैं ये सेलिब्रिटी कितना पेमेंट लेता है, इतने पेमेंट में तो आराम से मैं घर पे नाच के चला जाएगा। उन्होंने लिटरली ऐसे स्टेटमेंट दिया था। तो कहते हैं कि मुझे सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, मुझे बताओ मुझे क्या मिलेगा शो में आकर के। एंड मुझे ऐसा कट टू कट स्पॉन्सर बहुत पसंद है। और दूसरी चीज, जो स्पॉन्सर जिसने नया अपना वाली सैलून खोला है, वो सोचता है कि मान के चलिए कोई सेलिब्रिटी है, अब वो सेलिब्रिटी के तौर पर मान के चलिए कि दीपिका पादुकोण है, किसी को बुलाता है, तो उसमें वो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर उसने अगर रिबन कार्ड भी दिया तो क्या प्रॉफिट है? कोई नहीं, 2-4 दिन के लिए मार्केट बंद होगा, इसके तो कुछ नहीं होगा जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है एक लोकल स्पॉन्सर, क्योंकि एक्चुअली हमारा बिजनेस लोकल स्पॉन्सर या फ्रीलांसर से ज्यादा अच्छा चल सकता है। तो ये दोनों का एक कोलैबोरेशन है जो कि अच्छा काम कर सकता है फ्यूचर में। ओके, तो इनिशियल स्टेज पे अगर हम यूथ की बात करें जो इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो वो इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए? मतलब एज फार एज आई नो, आपका काफी अच्छा एक नेटवर्क है जिसके थ्रू आपने काफी सक्सीड किया है। तो वो कैसे बिल्डअप हो? देखिए, नेटवर्क के लिए सबसे बड़ी चीज जो है, मैं वही बताऊंगा कि ग्राउंड लेवल रियलिटी बहुत जरूरी होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा भी एग्जांपल मैं आपको दूं, आज की तारीख में लोग सोशल मीडिया बहुत अप्लाई करते हैं। अभी एक बिग बॉस फेम थे, एजाज खान या कोई ऐसा नेम था, उन्होंने चुनाव लड़ा था। उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं और सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से खाली उनको वोट मिले थे। वो 4 का आंकड़ा भी अपना क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो ये होता है कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज, आप जितने भी मार्केट में लोगों से जुड़े हुए हैं, वो आपको कितना दे सकते हैं और आप उनको क्या दे सकते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसे कहते हैं रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन आपको बहुत जरूरी है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं जिस कॉलेज से था, उस कॉलेज के अलावा कुछ 5-6 कॉलेज थे जिनसे मैं जुड़ा था। यहाँ पे मतलब हमारे दोस्त थे या कोई था, तो वो पूरा प्रॉपर अपने कॉलेज को संभालते थे। प्रॉपर एक हम लोग खुद एक ट्रेनिंग सेशन प्लान करते, केटी होती थी, नॉलेज ट्रांसफर सेशन होता था हर हफ्ते, हर संडे हम लोग, मंडे टू फ्राइडे हम लोग कॉलेज चलता था। सैटरडे में कुछ मैं अपना ड्राफ्ट बनाता था एंड संडे को अपने जो कलीग्स कह सकते हैं, अपने क्लासमेट्स होते गए, बैचमेट्स होते गए, उनको बताता था। और कोई मान लीजिए दूसरे कॉलेज में, उसको बताता था कि तो अपने कॉलेज में इस तरीके से इन्फ्लुएंस करो, क्योंकि सबसे पहला जो प्लेस है, जो यूथ है, वो कॉलेज से निकलेगा। कॉलेज के पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं होती, मुझे इतना पता है। हाँ। कॉलेज के पास किसी चीज की कमी हो सकती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का बहुत एम्पल अमाउंट में होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपके लिए सबसे पावरफुल मटेरियल है। एज अ यूथ आपको उसको यूज करना चाहिए। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि लेजेंड क्लब बनाने के पीछे, फॉर्मुलेट करने के पीछे क्या कोई स्टोरी है? मतलब लेजेंड क्लब का नाम आपने लेजेंड क्लब ही क्यों रखा? कुछ और भी तो हो सकता था। क्लब मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस एंड लेजेंड मीन्स लेजेंड, जिसकी सोच में, इसकी विचारधारा में एक यूनिकनेस हो। तो एक्चुअल आइडिया तो यही था। बट पॉइंट ये था कि मैंने जब कंपनी शुरू करी थी तो मेरी एज बहुत कम थी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यार लाइक लोग मुझे सीरियस लें,
लोग जनरली आते थे मेरे पास, ऐसे ऐसे कंटेस्ट मेरे पास जो अभी तक है 72 ईयर्स की लेडी आ चुकी है एज। तो इतनी अगर एजेड लेडी शो कर रही है तो क्यों ही मुझे इस पे इतनी ग्रेविटी के साथ लेगी, इतनी सीरियसनेस के साथ लेगी। तो ये पॉइंट था पहली बात। तो मैंने सोचा कि ऐसा नेम रखो जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। एंड सेकंड थिंग, एक जो मैसेज जाए कि यार हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई। मेरा नेम था मनीष राज निगम, तो मैं MRN करके बना सकता, MRN ऑर्गेनाइजेशन, MRN प्रोडक्शन, बट वो कभी भी वो इम्पैक्ट ना डाल पाता। व्हेन वी से लेजेंड्स क्लब इज लाइक, लोगों को लगता है कि यार ये कंपनी जो है ऑलरेडी जो है कि नो बहुत बड़ा ब्रांड होगी। जब वो ब्रांड नहीं बना तभी उनको ऐसा लगता था। तो वो ब्रांड फॉर्मुलेशन के पीछे की स्टोरी कह सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, इसकी उस ड्यूरेशन में जब फर्स्ट टाइम शो किया था तो उसकी टैगलाइन थी वी स्टैंड आउट टू बी आउटस्टैंडिंग, जो कि हमारी एक ईसी में फ्रेंड थी सुप्रिया करके नाम, तो वो सुप्रिया सिंह, तो उन्होंने दिया था। तो शी वॉज माई फ्रेंड एंड उस ड्यूरेशन में हमने ये प्लान किया था एंड काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने उस पूरी स्टोरी कवर किया कि किस तरीके से लेजेंड्स क्लब बनाते हैं, क्या कर देंगे। एक इसके पीछे और स्टोरी बहुत अच्छी है। उस ड्यूरेशन में पास कोई बहुत बड़े मैन पावर्स नहीं थी, आज जितने पोस्टर थे उसमें मेरा ही नंबर पड़ता था। और उस समय था कि कॉलर ट्यून्स वगैरह लगाने का था। मैं जान करके कॉलर ट्यून लगाता था कुछ 70s से 80s के टाइम का सॉन्ग, कि लग जा गले, कि फिर ये हती रात हो ना हो, क्योंकि इंसान को लगे कि ये इंसान जो है कम से कम 50-60 साल का है, ताकि वो मुझे सीरियसनेस के साथ सुने। थोड़ा उसको लगना चाहिए कि यार जिससे मैं बात कर रही हूँ वो भी नया लड़का नहीं है, कि उसकी बस दाढ़ी मुझे भी शायद ना आई हो। तो उसको कॉल पे वो बिलीव देना कि यार ये यहाँ पे मेरा पैसा नहीं मरेगा। एक्चुअली ये भी पॉइंट रहता है मॉडलिंग में, कैसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा लेती है वो गायब हो जाती है। तो वो बिलीव दिलाना कि आपका पैसा हमारे पास सेफ है, हमारी नीयत अच्छी है, लेकिन हम उसको प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ टैक्टिक्स होती हैं। तो लेजेंड्स क्लब का जो नेमिंग कन्वेंशन है उस टैक्टिक्स का हिस्सा था। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आने वाली फ्यूचर में आप किसको एज अ सुपर मॉडल देखते हैं? लाइक आपके नजरिए में कौन बहुत अच्छा करेगा आगे, किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बेसिकली? मतलब लाइक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लेजेंड्स क्लब का हिस्सा नहीं भी हैं, जिन्हें भी लेजेंड क्लब आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस मकाम पर देखना चाहते हैं। Okay. मैं सबसे पहले, क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव को भी क्लेरिफाई कर जी। व्हेन वी टॉक अबाउट लेजेंड्स क्लब, हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ही मॉडल आगे बढ़े। आप मेरी बात समझिए, हम चाहते हैं वो हर मॉडल जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो कुछ कर सकता है, जो सोसाइटी कुछ दे सकता है, और जिसको उसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, और जो खुद की इच्छा के साथ इसमें उतर रहा है, वो आगे जाए। आपने मुझसे कुछ नाम मांगे हैं, ऐसे बहुत से अच्छे नेम हैं जो कि काम कर रहे हैं, पर मेरे पास कुछ अभी अगर आप नाम पूछें, और वो तीनों ही मेरे क्लब के हिस्सा नहीं है, मैं आपको ये बताऊं, परंतु मैं चाहता हूं कि वो क्लब का हिस्सा बने और वो कर सकते हैं, उनके पोटेंशियल बहुत है, बट पता नहीं क्यों वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहे, वो अपने आप को बहुत ही सीमित क्षेत्र में रख रहे हैं, अपना दायरा बहुत छोटा रख रहे हैं, संकुचित विचारधारा के साथ कार्य कर रहे हैं। जिसमें एक लड़के भी त्रिशा है करके, वो एक अच्छा एक नेम है। सेकंड एक नेम है जो बहुत अच्छा कर सकती है, वो नेम है आपका अना खान। अना खान या अन्ना खान, ऐसा कोई नेम है। एक्चुअली उसका मैं आपको प्रोफाइल बताऊं तो जो नॉर्थ ईस्ट कल्चर है उस चीज को हम वहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो शी कैन बी वेरी बेटर मॉडल इन फ्यूचर सिनेरियो। वो आज अपने करियर के साथ जस्टिफाई नहीं कर रही है, अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही, मुझे बहुत बुरा लगता है। एक और लड़की है आंचल स्वरूप करके। इवन आवर टीम tried their best to get them on board them in the platform Legends Club, बट कुछ डिफरेंसेस की वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो ये ऐसे नेम है एंड मैं चाहता हूँ कि जो लोग अपने करियर में अपने टैलेंट को जस्टिफाई करें एंड ये आगे जाएं। और बाकी बहुत अच्छे नेम है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ओके, तो ये तो बहुत ही सीरियस नॉन सीरियस बातें तो बहुत हो गई, तो चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। ओके, माय फेवरेट। ओके, सो द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट सो बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट एज पर मी, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट पहली बार इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं बुरा मत मानिएगा, मुझे एक नेम चूज करना है, सो आई विल चूज विशाल मेकओवर्स। ओके, एंड उसका रीजन ये है दैट कि मेकअप आर्टिस्ट बहुत से बहुत अच्छे होंगे जिनका काम बहुत अच्छा होगा, बट मैं मेकअप आर्टिस्ट सबसे पहले एक जो खूबी देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि वो अपने कस्टमर्स को कैसे डील करता है, वो कितना सोफिस्टिकेटेड है, कितने अच्छे से कस्टमर को टैकल करता है।
एक मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट के साथ का केस हुआ था। मैंने उनको एक वेडिंग में रिकमेंड किया था एंड शी वाज हार्डली आई गेस 28 और 29 ईयर्स ओल्ड। एंड उसमें क्या हुआ कि एक ब्राइड थी जिनको मेकअप उनको करना था, वो तैयार करना था। एंड शी वाज लाइक कि उनके जो ब्राइड थे उनके घर में दहेज का सामान आया हुआ था, जो कि होता है हम भारतीय समाज में। तो वो सामान रखा हुआ था, अब जल्दी मेकअप करना था, लेट हो रहा था, तो उस वजह से मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया, उनको उस चेयर पे बैठाला एंड उनकी कोई पर्सनल कॉल आ गई, बॉयफ्रेंड की कॉल थी या कौन थी मुझे नहीं पता, बट कोई एक कॉल थी। तो उन्होंने मोबाइल को अपने ऐसे कंधे पे टिकाया एंड उसके बाद जो है मेकअप करना शुरू किया। जी। जब हेयर का सेक्शन आया, सो व्हाट शी डिड, लाइक उन्होंने हेयर, एक मशीन आती है क्लिपिंग मशीन, या कोई मशीन होती है जो गर्म करती है बालों को, उन्होंने उसको लगाया एंड उससे मशीन से बाल स्ट्रेट करने शुरू किए। एंड कोई नया सामान होता दहेज का, उसमें पन्नी लगी हुई थी, तो पन्नी भी बाल तक चिपक के आ गई। ओह गॉड। तो अब कहानी क्या हुई, ब्लंडर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो लड़की की माँ थी वो एकदम पागल हो गई, फट गई आकर के कि ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, लाखों का सेटअप था सब बर्बाद कर दिया। एंड दैट इज ट्रू, वो बड़ा स्पेशल डे होता है उनका। हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे, हमारी टीम लगी, उन्होंने बन बना के उसको कवर किया, उसमें जूड़ा बनाया, चुंडी बनाई, 2 एक्स्ट्रा करी, वो कुछ भी किया हो। बट यहाँ पे इशू क्या हुआ कि सबसे पहले मेकअप आर्टिस्ट जो थी उन्होंने वहां पे अपना काम सही से नहीं किया। एंड सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए हो भी गया, जब ब्लेंडर अब तो हो गया, तो अब इसको कैसे संभाला जाए, तो ये काम हमारा नहीं था, हमारी टीम का था, लेकिन हमारी टीम ने संभाला। एट दैट प्लेस हमें ऐसा बंदा चाहिए जो अच्छे से बात करके इस चीज को संभाल ले। सो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि विशाल मेकओवर्स की जो टीम है एंड विशाल मेकओवर के जो विशाल जी हैं, वो उस चीज को अच्छे से संभाल सकते हैं। Okay. So, best influencer according to you? Best influencer, that not from that modeling field. I personally feel that जिज्ञासा में एक चैनल है जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, हिस्टोरिकल इवेंट्स पर है वो चैनल, वो काफी अच्छा उनका जी। कंटेंट है। और एक चैनल जिसको मैं और हाईली रेट करता हूँ, दैट इज ध्रुव राठी। हाँ, काफी फेमस है वो। हाँ जी, हाँ जी। बेस्ट फैशन डिजाइनर? I have worked, I guess, 10 to 12 times with Sandhya. Okay. So Sandhya is a very good fashion designer. Even मेरी स्टोरी ये है कि मैं अपना शो बाद में लॉन्च करता हूँ, पहले बताता हूँ आपका लोगो लगेगा, उनको बाद में पता होता है कि मेरा लोगो लग चुका है। तो वो एक बात है कि उनको तो रहना ही रहना है। Okay. Best choreographer? नितिन सक्सेना। Okay. Best model? Male or female? Both. Okay, if I say female, तो उज्ज्वला दीक्षित एक नेम है। अगेन जितने भी हमारे मॉडल मेल फीमेल जो भी सुन रहे हैं, कृपया करके मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे, इस बारे में मुझे माफ़ करें, जो इनकी देन है जो कि मैं इस बारे में बोला। पर एक नाम मैं उज्ज्वला दीक्षित का लेना चाहूँगा, बिकॉज शी हैज़ एवरीथिंग इन हर पर्सनालिटी। एक बात कहती है, पर्सनालिटी, पर्सोना, ऑरा, सारी चीज़ें हैं, एंड स्टिल शी इज़ डाउन टू अर्थ। शी नो हाउ टू कोलैबोरेट विद fashion designer, how to collaborate with that makeup artist, how to deal with the choreographer, a new choreography and that grooming sessions. तो उसमें मुझे परफेक्ट लगती है। एंड एक नाम अगर मैं मेल में बोलूँ, सो आई विल से दैट सुमित मैसी। उसका नेम मैं इसलिए ले रहा हूँ दैट लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। उसने पहले शो किया, रनवे किया, कोई टैग एंड टाइटल नहीं था, कुछ नहीं मिला उसको। उसके बाद उसने ऑडिशंस दिए, ऑडिशंस के बाद उसने एक शो किया, उसके बाद फिर वो एक शो उसने किया एंड उसमें नॉर्थ इंडिया बन गया। लोग नॉर्थ इंडिया के बाद छोड़ देते, चलो ठीक है इंडिया नहीं मिलेगा। अगेन उसने उतनी मेहनत से इंडिया में पार्टिसिपेट किया, ही वॉन दैट टाइटल। तो आखिर तक जो लड़ने का जो मादा है, जो जुनून है, वो मुझे बहुत पसंद है। सो आई दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट सुमित मैसी। बेस्ट फोटोग्राफर? एज पर इन दिस आई विल से, मैं यहाँ पे मैं 2 नेम लूंगा। फर्स्ट वन, पहली बात तो हम लोगों ने जब से वर्क किया है तो हर बार हमारी टीम अपग्रेड हुई है। हर बार जो फोटोग्राफर आता है वो पहले से बेटर आता है। Okay. बट अभी मैं अगर अभी तक इनके साथ काम किया, उसमें बोलूँगा टी शर्ट फोटोग्राफी एक है दीपक दिवाकर, उनका काम बहुत अच्छा है। वो 15-16 साल से फोटोग्राफी फील्ड में है एंड ही हैज ऑल द यू नो लाइक कौन सा गोल्डन पॉइंट्स है, कहाँ पे अच्छी फोटो आएगी, क्या पोजिंग होनी चाहिए, वो उनको बहुत अच्छे से आता है। एंड नेक्स्ट वन जिसको मैं रेट करता हूँ हाईली, दैट इज रीगल स्टूडियो। नॉट बिकॉज ऑफ उनका वर्क बहुत अच्छा है, वर्क माइट बी एवरेज, बट जो प्रोफेशनलिज्म है, जिस तरीके से बातचीत होती है, जिस तरीके से जो, और दूसरी बात वो यंगस्टर्स है सारे, उन्होंने शायद 1 साल या 1.5 साल से फोटोग्राफी सिर्फ शौक के तौर पे शुरू करी होगी,
बट वो है ना कि जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को आगे लेके गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे जाके बहुत बड़ा फ्रेंचाइज क्रिएट कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफी टीम की। ओके, तो अब हम लोग अपने पॉडकास्ट की लास्ट स्टेज पर हैं, तो इसको एंड करते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको आज सब कुछ रीस्टार्ट करने का मौका मिले, तो क्या फिर भी आप इवेंट मैनेजमेंट को ही एज अ करियर चूज करेंगे? ओके, अगर मैं अपनी पूरी जर्नी की बात करता हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है दैट मैंने कभी भी इसको एज अ प्राइमरी करियर नहीं चूज किया था, इवेंट मैनेजमेंट ने मुझको चूज किया था। ओके। मेरा कभी ऑब्जेक्टिव इस तरीके से अपने करियर को ड्राफ्ट करना नहीं था, बट वो करियर इतना अच्छा ड्राफ्ट हो गया दैट आई परस्यू दैट वे। बट स्टिल इफ यू आर थिंक कि मुझे चूज करना है, अपने जीवन के पुराने अनुभवों में झांक करके देखना है, जीवन की आंतरिक गहराइयों का विश्लेषण करना है, तो मैं उस हिसाब से जीवन के उस हाशिए पर जाकर अगर सोचता हूँ, तो मेरा मानना है कि मैं दोबारा से इवेंट मैनेजमेंट की लाइन को ही चूज करूँ। ओके। क्योंकि मेरे हिसाब से जो सफलता का पैमाना है, वो कभी ये नहीं हो सकता है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हो सकता है मैं कोई और फील्ड में काम करता ज्यादा पैसा कमाता है, परंतु जो मेरे अंदर जो सेटिस्फेक्शन इंडेक्स है शायद वो इतना अच्छा ना रहता। जी। तो द quotient of that satisfaction index is actually a measurement of success rate for me, so I'm happy in this. ओके, आई मस्ट से यू हैव अ वेरी गुड हिंदी। अच्छी हिंदी बोल लेते हैं आप, काफी बीइंग अ मॉडल। नो, आप मैं- मॉडल नहीं है, आप इवेंट मैनेजर हैं, मैं इवेंट राइट? मैनेजर हूँ, बट मैं अगर आपको बात करूँ तो जो मेरी 12th तक की बैकग्राउंड रही है वो हिंदी मीडियम से ही रही पूरी। तो अच्छा। एजुकेशन मेरी पूरी हिंदी मीडियम है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। ओके। तो इस वजह से थोड़ा बातचीत में हिंदी के तत्व ज्यादा है। ओके, फाइन। सो मनीष जी, आप आए, अपना प्रेशियस टाइम आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। होप कि आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा हमें ज्वाइन करके। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। मैं इतनी देर से यहाँ पर हूँ, आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा कि समय अभी अभी हुआ, लगता अभी भी मैं आया हूँ। और बहुत अच्छी टीम है आपकी, और काफ़ी अच्छे से जो टीम के मेंबर्स उन्होंने कोऑपरेट किया। एंड आई विश कि आपकी टीम बहुत ज़्यादा ग्रो करे और काफ़ी अच्छे से इस जो आप लोग कार्य कर रहे हैं समाज में, उसको आप आगे लेके जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड यू पीपल डिड इनक्रेडिबल जॉब। एंड जो मैंने आज तक शायद कभी नहीं कहा किसी वीडियो में, किसी पॉडकास्ट में या कहीं पर भी, आई एम सेइंग हियर दैट प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। Okay, wish you very luck, wish you a very good luck and may you reach the heights of your career. Thank you so much. अपनी ऑडियंस से तब तक हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। As Manish ji said, don't forget to like, share and subscribe our channel. तब तक के लिए बाय बाय।